कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ 11th कॉमर्स। यस, 10th के बाद जब आप 11th में आए हो, आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM इस सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख के करीब व्यूज़ बच्चों ने दिए हुए हैं एक एक वीडियो पे। तो दोस्तों, उसी पॉइंट को आगे लाते हुए चैप्टर नंबर 2 11th कॉमर्स, जिनका CBSE बोर्ड है, बिजनेस स्टडी नाम से सब्जेक्ट आप जानते होंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके मैं आज आपके साथ जुड़ चुका हूं। जब बात आती है नेशनल, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, देखो मैं यहाँ पे जूम भी करता हूं, क्या वर्ड दिख रहा है, ऐसा क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, इंटरनेशनल ट्रेड। आप क्यों एंड तक ये वीडियो देखिए, उसमें आज के वीडियो में आपको एक्सपोर्ट ट्रेड के जो स्टेजेस है, प्रिलिमिनरी स्टेज से लेके शिपमेंट से पहले क्या, पोस्ट शिपमेंट क्या, शिपमेंट के वक्त क्या, अब ये शिपमेंट क्या है सर, इसका प्रॉपर वीडियो विजुअल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। बिलीव मी, ये लेक्चर आपको बोर नहीं होगा दोस्तों, और इस लेक्चर से बहुत सारी बातें आप सीखोगे और समझोगे। जैसे कि एक सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये देखो दोस्तों, आपको एक वर्ड दिख रहा है ECGC कवर। अब सर ये ECGC कवर क्या होता है? तो सर पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट का टर्म क्या है। हमारे लिए, हम जो 10-11 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है ये कितना सिंपल सी बात है, ये समझाने की भी जरूरत है। इस टर्म में क्या एक्सपोर्ट करने वाले पर्सन को इंश्योरेंस निकालना चाहिए, अगर निकाला तो कितना % लॉस कवर होता है, सारी चीजें वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे दोस्तों, जो शायद इंडिविजुअली घर पे अकेले पढ़ने को बोर हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाए। AKCA के बच्चे जो देख रहे हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे भी है, अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो मतलब अभी आपका पेपर होने वाला है, वहां पे आप कंसेप्चुअली चीजों को लिख पाओ। और सर कहीं भी आपको ये फील ना हो कि सर हमने क्लासेस नहीं लगाए, या जहां पे भी लगाए वहां पे नहीं समझा, तो यहां पे तो जरूर समझेगा और OCM इस सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। सर सबसे पहला वर्ड यहां पे दिख रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या मुझे ये समझाना चाहिए? डेफिनेटली। क्यों सर? क्योंकि नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इन दो ट्रेड में बच्चों को फर्क ही नहीं समझता। जबकि ट्रेड मतलब क्या सर? हमारा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। आपका पेज नंबर, अगर आपके पास, हर किसी के पास टेक्स्ट बुक होगा, 31 पेज नंबर पे आ जाइए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, राइट, वहां पे आ जाइए। सर इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल मतलब क्या सर? जब मैं विद इन कंट्री, मैंने नासिक से गुड्स अगर जम्मू एंड कश्मीर सेंड कर दिए, नासिक से गुड्स अगर मैंने राजस्थान भेज दिए, नासिक से गुड्स अगर मैंने गुजरात भेज दिए, सर विद इन इंडिया ही है, हाँ, तो उसे मैं कौन सा ट्रेड, व्यापार कहता हूं? इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन जब सर बात आती है, मैं मेरे कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में, सपोज US से गुड्स भेज रहा हो, एक्सपोर्ट बिटवीन 2 कंट्रीज है ना, इंडिया से US है, मैंने सपोज श्रीलंका से गुड्स इंडिया में मंगा लिए, इंपोर्ट, तो ये जो बिटवीन 2 कंट्री ट्रांजैक्शन ट्रेड होता है, उस ट्रेड को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। दोस्तों मुझे पता है कि ये बहुत ही सिंपल बात है, शायद बतानी चाहिए भी कि नहीं, बट बिलीव मी कि आपको लिखते तब आएगा जब आपको वो कंसेप्ट पता होगी। बच्चे कहते थियरी हम कुछ भी लिख के आएंगे, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए। चलो आगे लेक्चर इंटरेस्टिंग होने ही वाला है, लेकिन मैं सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड, ये पैराग्राफ आपको समझा दूं, और फिर विजुअल्स के सहारे ट्रेड, व्यापार, हम बहुत ही मजे से इस सब्जेक्ट को क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। समझिएगा जरा सर क्या कहा है, इसको पढ़ते हैं। पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड, व्हेन ट्रेड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा अगर 1 मार्क्स के लिए तुमको सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड, तो तुमने क्या कहना है? व्हेन ट्रेड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बिटवीन व्हाट, 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में जब व्यापार होता है, तो उसे कौन सा व्यापार, कौन सा ट्रेड कहा जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है।
बहुत सारी बातें, पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या सर? कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। जब आपको अपने देश से दूसरे देश में गुड्स को भेजना है सर, वहां की भाषा अलग होगी, वहां के लॉ कायदे अलग होंगे, हर चीज को समझना है। इसीलिए दूसरे देश से व्यापार करना ये कोई सिंपल सी बात नहीं है। क्या कहा? इट इज ऑलवेज व्हाट? कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, डिफिकल्ट एंड व्हाट? लेंथी। ये 3 वर्ड आए हैं सर। तो इससे ये तो समझ जाता है कि जर्नी सिंपल नहीं है। इसीलिए जब मैं आज आपको ये बताने वाला हूं ना बेटा, एक्सपोर्ट ट्रेड, ये ध्यान से सुनिए और इसी पे मैं अभी आ जाता हूं। आपको एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर पूछे जाएंगे कि बताओ क्या क्या प्रोसीजर है, और आपको आंसर देना है कितने स्टेप में सर? एक है प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरा है प्री शिपमेंट। अब शिपमेंट मतलब क्या? आपको जहाज से गुड्स ना, सपोज समुद्र के रास्ते से यूजुअली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग वे है, एयर ट्रांसपोर्ट भी है, रोड भी है, लेकिन यूजुअली वाटर वे ट्रांसपोर्ट का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सर जब ये शिपमेंट करना है, भेजने हैं गुड्स, एक्सपोर्ट का मतलब क्या? आपने अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को गुड्स भेजे, एक्सपोर्ट किए। तो प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज क्या है? वर्ड तो समझ जाएंगे कि प्रिलिमिनरी में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, एजेंट को अपॉइंट कीजिए, बट कैसे सर? यहां पे देखो, मैंने आपको बहुत ही सुंदर तरीके से उसके सारे एग्जाम्पल दिए। ये देखो, ये आपको सारे ना बड़े बड़े यहाँ पे कंटेनर दिख रहे हैं जहाँ पे गुड्स है, एक बंदा दिख रहा है, एक एजेंट दिख रहा है जो सोच रहा है अरे हाँ सब सही है ना, शिपमेंट की जाए कि ना की जाए, वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, डीजीएफटी क्या है, ये पैन कार्ड कैसे दिखता है, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, उनका होगा तो देख सकते हो सर। जीएसटी, टैक्सेस क्या, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा बेटा। सिर्फ पेशेंस रखना, वीडियो पूरा देखना, ताकि आप लोग खुद जब कर रहे हो ना तो इस पॉइंट में बहुत दिक्कतें आ रही है और आपको इससे लगता है कहां फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान दो एवरीबॉडी, नाउ पे अटेंशन। प्रिलिमिनरी स्टेज में 2 बातें हैं, मेरे साथ ही लर्न करना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू विच कंट्री सर? फॉरेन कंट्री। मतलब सर एक्सपोर्ट का पहले मतलब समझ लो। सपोज ये मेरा इंडिया है, इंडिया से मैंने, अखंड भारत की बात कर रहा हूं सर, इंडिया से मैंने गुड्स क्या किया? बाहर भेजा। कौन से कंट्री में? यूएसए में। तो जब मैं एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ व्हाट? गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू विच कंट्री? फॉरेन कंट्री, इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ट्रेड। प्रोसीजर में सर पहला प्रिलिमिनरी स्टेज हम देखेंगे जिसमें 2 बातें हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और मेरे साथ ही आप लर्न करोगे। क्या सर? एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है अपॉइंटमेंट्स ऑफ एजेंट। तो बोलो बेटा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पहला स्टेज क्या है? प्रिलिमिनरी स्टेज। मेरे साथ ही लर्न करो, उसमें पहला फर्स्ट प्रिलिमिनरी का फर्स्ट पार्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन। अब मुद्दा समझिए, द एक्सपोर्टर हैज गेट हिमसेल्फ रजिस्टर विथ वेरियस अथॉरिटी एज फॉलो। एक्सपोर्टर, ये वर्ड समझिए, जो पर्सन गुड्स इंडिया के बाहर भेजता है उसे मैं क्या कहता हूं? एक्सपोर्टर कहता हूं सर। उसने क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। किसके पास? अलग अलग अथॉरिटीज है उनके पास। पहला, डायरेक्टरेट जनरल एंड ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन व्हाट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले उन्हें सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर लेना है। शांति से सुनिएगा मालिक, रजिस्ट्रेशन सब लोग लिख देंगे, अंदर का याद नहीं आता। मेरे को गुड्स बाहर भेजने हैं, मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ेगी सर? ये डीजीएफटी याद नहीं आ रहा है? देखो क्या फुल फॉर्म है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका सर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या है? DGFT। इतना लिखा तो भी चलेगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ व्हाट? फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी से आपको क्या लेना है सर? रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन कौन सा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। तो बोलो बेटा, क्या आपका रजिस्ट्रेशन का पहला पॉइंट सब पॉइंट हुआ क्या? यस सर। दूसरा, आपको और कहां रजिस्ट्रेशन करवाना है? जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो उनसे आपको क्या ऑब्टेन करना है? दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे आप यूजुअली पैन नंबर से जानते हो। आपके घर में बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है कि पैन है क्या? चलो एक काम कीजिए, अगर आप 11th में ही हो, कॉमर्स कर रहे हो, घर पे बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो जरा पिताजी को बुलाइए और पूछिए, पापा तुमसे पैन आहे का? पैन कार्ड आहे का? दिखाइए तो।
तो वैसे बिजनेस का भी सर हम पैन कार्ड जो लेते हैं कौन से अथॉरिटी से लेते हैं बेटा, अंडरलाइन करना, इनकम टैक्स अथॉरिटी से हम परमानेंट अकाउंट नंबर। और आज घर वालों को बता भी दीजिए कि हमने कॉमर्स लिया, हमने समझा कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है सर, परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN। ये रहा तुम्हारा पैन कार्ड जो तुमको दिख रहा है। ये रजिस्ट्रेशन फेज में हमें कौन से अथॉरिटी से ऑब्टेन करना है बेटा, यहां पे देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कांटेक्ट कीजिए टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर। मेरे दोस्तों, क्या मेरे साथ प्रिलिमिनरी स्टेज का रजिस्ट्रेशन पॉइंट हो रहा है क्या? बोलो यस और नो। यस सर। पहला क्या था, डायरेक्टर जनरल से DGFT बोला तो भी चलेगा, DGFT से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर लेना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी से परमानेंट अकाउंट नंबर का कि नंबर के लिए बात करनी है, उसको ऑब्टेन करना है। एंड अदर अथॉरिटी लाइक EPC जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड GST अथॉरिटी, उनसे भी आपको रजिस्ट्रेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो ले लेनी है करके। ये देखो GST। तो मैंने पहला पॉइंट खत्म किया। नॉक नॉक, एवरीवन पे अटेंशन हियर। यह वहां ध्यान मत दो सर, साथ में करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो खुद पढ़ लो। समझना है तो इमेजेस देखो सर, क्या क्या बात की मैंने। रजिस्ट्रेशन, पहली इमेज क्या दिख रही है, डायरेक्टरेट फॉर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से क्या लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। फिर सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, देखो यहाँ पे दिया आयकर विभाग, उनसे क्या लेना है, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे पैन नंबर कहते हैं सर। और देखो ये पैन नंबर होता है ये वाला दोस्तों, ये देखो वो अल्फा न्यूमेरिकल होता है, ध्यान से देखिए। 10 डिजिट का आपका दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब कुछ अल्फाबेट है, कुछ नंबर है, ठीक है। एनीवेज सर पैन नंबर हो गया। फिर आपका GST वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन है आप डेफिनेटली कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन का विषय खत्म। फिर आपको एक एजेंट को अपॉइंट करना है सर। क्यों? क्योंकि आप देखते पढ़ते हैं सर क्या है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर अपॉइंट एजेंट और वॉज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव abroad to look orders. The exporter may also open sales office in what foreign कंट्री। अंडरलाइन कीजिए सर, एक्सपोर्टर ने क्या करना है, अपना सेल ऑफिस ओपन करना है फॉरेन कंट्री में, या तो एक्सपोर्टर ने क्या करना है सर, अपना एजेंट अपॉइंट करना है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है अब्रॉड टू बुक ऑर्डर्स। कि सर एक बात याद रखो, मुझे बाहर मेरे प्रोडक्ट कब बिकेंगे, जब बाहर कोई रिप्रेजेंटेटिव रहे बाहर की कंट्री में, कि अमूल सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपको अमूल सर से गुड्स खरीदने इंडिया में, मेरा रिप्रेजेंटेटिव USA में, वो बोलेगा आप ऑर्डर दीजिए, मंगवाने का काम मेरा। रिप्रेजेंटेटिव सर, तो प्रिलिमिनरी स्टेज तो ये है कि आप पहले सारा एक्सपोर्ट को लगने वाले जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है जो आपको करनी ही पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। दूसरा सर अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट सर, क्या सर बाहर की कंट्री में आप अपना सेल्स ऑफिस ओपन कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हो, खत्म सर कहानी। देखो सर और मैडम कौन से पॉइंट है, कितने पॉइंट है, हमने प्रिलिमिनरी स्टेज में 2 पॉइंटों कर लिया, पहला रजिस्ट्रेशन और दूसरा क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। बोलो यस और नो। यस सर करके अब हमको प्री शिपमेंट स्टेज देखना है सर, जिसमें बहुत अलग अलग पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और 8 के 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपको लगता है ब्रेक लेना है, वीडियो को पॉज कीजिए, पानी वानी पी लीजिए और फिर वापस टेक्स्ट बुक लेके भेजिए मेरे साथ। 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो, लेकिन मुझे एक्सप्लेन तो सभी करना है सर। नाउ पे अटेंशन। और ये रेगुलर लेक्चर है तो मैं ऐसे रिवीजन के तौर पे नहीं बता सकता कि प्री शिपमेंट ये है वो है, नहीं सर, शांति से पढ़िए, पूरा समझिए। नाउ पे अटेंशन मालिक। प्री शिपमेंट मतलब भेजने से पहले क्या हो रहा है देखते हैं। आपको रिसीट ऑफ ऑर्डर आता है, क्या है सर, पढ़ लेते हैं, चलो ध्यान दो। As soon as the order is received, जैसे बाहर की कंट्री से आपको ऑर्डर मिला, order is received, the exporter must verify and confirm the order. The exporter check on the what restriction on import and what importers country. सर पहला कितना सिंपल था, रिसीट ऑफ ऑर्डर, कि आपको USA से ऑर्डर आया, मैंने बोला ठीक है सर। As soon as order is received, तो एक्सपोर्टर ने क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या ऑर्डर बराबर है, क्या मतलब क्या ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, क्या मैं वो चीज़ बेच सकता हूँ, क्या कंफर्म करो। और एक्सपोर्टर ने ये चेक करना है कि क्या रेस्ट्रिक्शन म्हणजे काय। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इंडिया में चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन बैन है। तो सपोज एक पर्सन ने क्या किया, इंडिया USA से, सपोज अज्यूम करते हैं USA में वो सब अलाउड है, तो मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर दिया,
तो यूएसए का हो गया एक्सपोर्टर कंट्री, उसे इंडिया के लॉ पता होने चाहिए कि भाई मांगने वाला तो मांग रहा है लेकिन मैं बेचने वाला हूं, क्या उस कंट्री में इंडिया में ये सब वैलिड है क्या? अगर नहीं तो भेज ही नहीं सकते। उसी तरह सर अगर इंडिया से गुड्स मुझे बाहर भेजने हैं तो मैं क्या करूंगा, रिस्ट्रिक्शन देखूंगा कुछ है क्या, क्योंकि मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो जिस कंट्री में वो जा रहे उस कंट्री के लिए वो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। अरे समझो ध्यान से, मैंने अगर भेजे मेरे कंट्री से तो मेरा कंट्री तो एक्सपोर्ट वाला हो गया, तो उसकी कंट्री में जा रहे वो कौन सी कंट्री हो गई सर, इंपोर्ट की। तो आप देखिए कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, किसके कंट्री में, इंपोर्टर्स के कंट्री में। ये तुम्हारा रिसीट ऑफ ऑर्डर के बाद वाला स्टेज था, जहां पे आप ऑर्डर को क्या करते हो, वेरीफाई करते हो, कंफर्म करते हो और ये चेक करते हो कि जिस कंट्री में मेरे गुड्स जा रहे हैं उसे इंपोर्टर कंट्री कहा जाएगा। उसमें कुछ लॉ एंड रेगुलेशन के मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना मेरे गुड्स पे। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा है सर लेटर ऑफ क्रेडिट। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा सर, पहले पढ़ लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। नाउ पे अटेंशन, स्क्रीन पे तुमको सब दिख रहा है, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक भी है, सब देखिए सर अच्छे से। द एक्सपोर्टर क्या कहा है सर, द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू व्हाट, लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। समझाऊंगा, पहले पढ़ लो। द रिसीट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। अब मैं तुमको समझाता हूं। मैंने आप लोगों को 1,000 रुपए के गुड्स दिए इंडिया में ही एक्सपोर्ट, फॉरेन कंट्री तो छोड़ दो फिलहाल। तो भारत में ही लोग ऐसे होते हैं, गुड्स आ गए ना, बोले सर पैसे दो पैसे दो पैसे दो, हाथ खड़े कर लेते हैं। अरे इंडिया में मेरा बायर मेरे को पैसे नहीं दे रहा, चांसेस तो भी है कि मैं उसको उसका एड्रेस पता हो तो जाऊं और उसको रिक्वेस्ट कर पाऊं, साहेब आमचे पैसे देऊन टाका, मिलेगा तो भी बंदा। जस्ट इमेजिन तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरे देश में, उस बंदे ने अगर मना कर दिया तो सर ये जो पेमेंट यूजुअली जो पैसा का लेन देन है ना सर, लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है एलसी। लेटर ऑफ क्रेडिट से ही होता है, तो मतलब अमोल कासार ने, एकेसीए समझो, एकेसीए ने यूएसए में कुछ गुड्स ट्रांसफर किए और जो यूएसए का इंपोर्टर है, फॉर एग्जांपल बराक ओबामा जी, तो अमोल कासार किसे गुड्स सेल कर रहे हैं, बराक ओबामा जी को। तो सपोज अमोल कासार ने बराक ओबामा जी को गुड्स सेंड किए, तो बराक ओबामा जी से मैं क्या बोलूंगा, भाई एक काम कीजिए, आप ना अपनी बैंक से कहिए कि मेरे नाम पे एक एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करे, ताकि सर इंसान झूठ बोल सकता है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन झूठ नहीं बोल सकती। ध्यान से पढ़िए, एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा किससे सर, इंपोर्टर से। लैंग्वेज को समझिए, मेरे साथ लर्न हो जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू व्हाट, लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। मैं बराक ओबामा जी को बोलूंगा, सर आप इंपोर्टर हो, मैं एक्सपोर्टर हूं ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर आप इंपोर्टर हो, प्लीज लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे फेवर पे इशू कीजिए। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है देखो, द रिसीट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक, मतलब बराक ओबामा जी की बैंक मुझे वो देगी, विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शन, और सारी चीजें भाई मेरे को टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो रिसीट ऑफ ऑर्डर हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, फिर आते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंक टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थोड़ा बहुत पैसा मैं ले लूंगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर, रूटीन के जो मेरे खर्चे हैं, गुड्स बनाना हो गया, पैकिंग करना हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, तो ये जो डेली रूटीन मुझे खर्चे लगते हैं उसे कौन सा कैपिटल कहते हैं सर, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बेटा अंडरलाइन कीजिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, मेरे जो रूटीन खर्चे हैं वो कंप्लीट करने के लिए मैं फाइनेंस, प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब मेरे बैंक से कुछ पैसा क्या करूंगा, ले लूंगा करके। नाउ चौथा पॉइंट देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है, बराबर है कि नहीं। गुड्स भेजने से पहले मैंने अगर बराक ओबामा जी से ऑर्डर लिया तो मैं उनको गुड्स तो भेजूंगा कि नहीं, मतलब बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे। यस सर, द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर बायर्स नीड। बराक ओबामा जी बोले कि अमोल सर मेरे को ना आईसेज पेन मांगते, इसके अलावा मैं दूसरे पेन नहीं लूंगा, तो उनका जो नीड है उसके हिसाब से मैंने गुड्स क्या करने चाहिए, प्रोड्यूस करने चाहिए। इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट मैन्युफैक्चरर, लेकिन अमोल का उन्होंने तो बोला ऐसे बना के दो, अब मैं बेच रहा हूं बट मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, देन ही विल गेट ऑर्डर गुड्स फ्रॉम व्हाट, लोकल सप्लायर। लेकिन सर मेरे को बिजनेस करने आता है, मैंने बराक ओबामा जी से ऑर्डर लिया, उनको बोला सर इंडियन रुपीस में बात कर रहा हूं, उनको बोला कि सर ये पेज तुमको मैं 100 रुपए में दूंगा,
लेकिन मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं था, तो मैंने क्या करना चाहिए, इंडिया में लोकल पर्सन को ढूंढा जो मैन्युफैक्चरर है और उससे पेन बनवा के लिया एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो सर उन्होंने मेरे को सपोज 50 रुपए में बना के दिया, मैंने 100 में बेचा, 50 रुपया प्रॉफिट छाप लिया। तो उन्होंने लाइन क्या कहा, एक तो अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो गुड्स को प्रोड्यूस कर दो, अगर तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो तुम लोकल बंदे से बना लो, और लोकल मतलब इंडिया का जो पर्सन है जो मैन्युफैक्चरर है उससे बनाओ और उनको भेज दो। सिंपल सी बात है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। पांचवा पॉइंट सर, पैकिंग भी करना पड़ेगा। गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैक्ड बिकॉज पैकिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इतना अच्छे से सर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक सिंपल सी बात, मैंने ना राजस्थान से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की मूर्ति मंगवाई थी। बहुत ही सुंदर मार्बल की मूर्ति थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट जो राजस्थान गई थी उन्होंने वो देख के आए थे फेस टू फेस, और उन्होंने देवी जी की मूर्ति ली थी और उन्होंने फोटो देखा है तो मुझे बहुत पसंद आ गई वो मूर्ति श्री कृष्ण भगवान की। तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति उनसे कहा कि सर हमें नासिक में आप शिफ्ट कर दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया बताया दोस्तों, प्रॉपर ऑनलाइन था तो उन्होंने थ्रू कुरियर वगैरह ही भेजा, लेकिन वो मूर्ति श्री मूर्ति को उन्होंने बहुत ही बढ़िया पैक किया था। उसके बीच में हम कहते हैं ना कुशन वगैरह इतना सही था कि इन ट्रांजिट समझो किसी बंदे से वो बॉक्स गिर भी गया तो भी अंदर इतना प्रॉपर कुशनिंग किया हुआ था कि वो मूर्ति डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, कि प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। प्रिजर्वेशन मतलब सर आप देखो, आप जो चिप्स लेते हो उसमें एयर रहता है थोड़ा बहुत, सर ये क्या होते हो प्रिजर्व करते हो उस अंदर के फूड को। तो पैकिंग अगर उसमें वो एयर नहीं रखा होता सर तो लॉन्ग टर्म शायद वो चीज नहीं टिक पाती। तो ये प्रिजर्वेशन मतलब उसको ख्याल रखने का काम भी वो पैकिंग कर सकती है। और प्रमोशन ऑफ गुड्स, और सर आप देखो हर पैकिंग पे थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट लिखा होता है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। जैसे कि एक सीमेंट आता है सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट आपने देखा रहेगा, उसके पैकेट के भी वही लिखा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, पैकिंग से आपको प्रोडक्ट ध्यान में रहता है, उसके ब्रांड की वैल्यू आप बढ़ती है क्योंकि बार बार आप वो चीज पढ़ते हो। समझ में आया? तो पैकिंग का है सर प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो और पैकिंग में इसका बहुत बड़ा फायदा है करके। बेटा छठवां पॉइंट करेंगे ECGC कवर। ये एक बार पढ़ता हूं और तुमको बताता हूं कि ECGC कवर है क्या। देखो पैकिंग का मैंने आपको बताया था, यही चीज है वो कि प्रॉपर जितना पैकिंग रहेगा उतना फायदा रहेगा आपको। सी ECGC कवर, और कुछ नहीं, 3 ही पॉइंट 4 पॉइंट बचे आराम से, फिर मैं ब्रेक दूंगा आपको, इतना अच्छे से कर लो। चलो ECGC कवर। द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम ECGC, फुल फॉर्म क्या है सर, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। सच अ कवर प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क। If the importer fail to make payment of bill, exporter can cover from ECGC extent of 90% of the loss। मतलब सर मैंने 1000 रुपए के गुड्स क्या किए, एक्सपोर्ट किए, और बराक ओबामा जो बोले मी तुम्हाला पैसे नहीं देणार, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बोलना होता है वो क्यों नहीं देंगे सर, समझो भावनाओं को समझो। वो बोले कि मैं तुम्हाला पैसे देणार नहीं, इंपोर्टर ने मना कर दिया। अगर मैंने ECGC ये अगर इंश्योरेंस की तरह समझो, ये अगर मैंने निकलवाया है तो सर वो कंपनी मेरे को जो पैसा मेरा डूबा है उसका 90% मतलब 900 रुपया दे देगी। अब आप बोलोगे सर इसमें कंपनी का क्या फायदा। दोस्तों हर बार कभी भी इंपोर्ट में पैसा नहीं डूबता, लेकिन ये सेफर साइड है कि आप ये निकाल के रखिए ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, क्योंकि अगर आपको सामने वाले ने पैसा देने से मना किया तो एक्सपोर्टर रिकवर कर सकता है कितना परसेंट अमाउंट, 90% ऑफ द लॉस। तुम बोलोगे सर पटत नाही आहे मनाला, असं वाटतंय होऊ शकतं का हे। बेटा हेल्थ इंश्योरेंस जानते हो, साल में 5000 7000 8000 जो भी तुम्हारा रहेगा इंडिविजुअल, उतना प्रीमियम भरा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहे घर में तो पूछो मतलब पापा को कि निकाला है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप बीमार पड़ गए तो उस 8000 के बदले में कुछ कुछ डिपेंड करता है मेडिक्लेम क्या है आपका, 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक क्लेम कवर है मालिक। तो आपने तो साल का 10 12 15 हजार ही भरा, लेकिन बीमार हो गए तो 5 लाख तक कंपनी आपको दे रही, तो लॉजिकल लगता। तो वैसे ही सर ये भी है, अगर आपने ECGC निकाला है और आपका इंपोर्टर ने पैसे से मना कर दिया, 90% तक क्या हो सकता है लॉस कवर हो सकता है। MCQs आ सकता है पेपर में
कितना परसेंट ईसीजीसी में स्कोर होता है? 90%। जीएसटी फॉर्मेलिटी, एक्सपोर्टर नीड टू कंप्लीट जीएसटी फॉर्मेलिटी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कुछ फॉर्मेलिटीज है तो आप वो कंप्लीट कर लीजिए। मरीन इंश्योरेंस सर, मरीन से रिलेटेड मतलब क्या? समंदर, जब आप शिप थ्रू सी भेज रहे हो गुड्स को, ठीक है। द एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज टू पे नेसेसरी इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑब्टेन व्हाट? इंश्योरेंस पॉलिसी। सर मरीन इंश्योरेंस मतलब जब आप समंदर के थ्रू गुड्स को भेज रहे हो सर, तो वहां पे आप CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, आप लोगों को प्रीमियम देना है। सपोज सुनामी आ गई, आपने बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अगर गुड्स डूब गए, कुछ नाव उल्टी हो गई, कुछ भी हो गया सर, अगर गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं पहुंचने से पहले, तो ये इंश्योरेंस आपका काम करेगा, मरीन इंश्योरेंस। और लास्ट पॉइंट सर सेकंड स्टेज का C&F, दैट इज कैरियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। C&F agents are known as custom house agent. These agents are responsible for forwarding the what? Goods. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर C&F एजेंट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके गुड्स प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप लोगों को एक टाइम तो रीडिंग हुई सर, एग्जाम में कितना लिखे, सबसे बड़ा पॉइंट आपने खत्म कर दिया सर। पहला प्रिलिमिनरी स्टेज पे रजिस्ट्रेशन था, दूसरा क्या था? अपॉइंटमेंट। प्री शिपमेंट स्टेज क्या था? रिसीट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्री शिपमेंट फिनांस मैंने बता दिया, प्रोडक्शन बता दिया, आप करो नहीं तो किसी से करवा लो। पैकेजिंग इंपॉर्टेंट रोल है सर, आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है, और प्रमोशन में भी क्या होता है सर? काम आ ही जाता है करके पैकेजिंग का। नाउ आप लोगों को और एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। ईसीजीसी कवर 90% सर, ओके। जीएसटी फॉर्मेलिटी, मरीन इंश्योरेंस, CMS एजेंट सब बता दिया। अब आपको देखना है शिपमेंट के स्टेज पे, कुछ तो प्रोसेसिंग होगा, गुड्स का एग्जामिनेशन होगा कि सही है कि नहीं, और लास्ट में लोडिंग ऑफ गुड्स। आप वो गुड्स लोड कर दोगे, मतलब उस ट्रक में भर दोगे या शिप में भर दोगे और बोलोगे जाओ अपने डेस्टिनेशन पे। देखते हैं सर, छोटा सा पॉइंट है, देखो बेटा, खत्म कर लो, बोर मत होना सिर्फ। क्या है सर? शिपमेंट स्टेज, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एक्सपोर्टर प्रिपेयर शिपमेंट बिल एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट प्रोसेस एट द कस्टम हाउस। कस्टम हाउस क्या है सर? सपोज ये तुम्हारा ये ना वो पोर्ट है, ये समंदर, यहाँ पे समंदर किनारा है, ये पोर्ट है, और पोर्ट पे कस्टम हाउस है। वो क्या करते हैं? अथॉरिटी, जैसे पुलिस स्टेशन कैसे होते हैं तुम्हारे लोकल एरिया में पुलिस स्टेशन, वैसे ही वो कस्टम हाउस, मतलब जहां पे मेन अथॉरिटी है, वो चेक करते हैं गुड्स बराबर है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं, तो चेक करेंगे प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, विच हाउस? कस्टम हाउस। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, द C&F एजेंट, अभी हमने समझा, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ऑब्टेन्स कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम PTA, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, टू कार्ट द गुड्स इनसाइड द डॉक्स। मतलब सर डॉक्स मतलब क्या? डॉकयार्ड जो है वहां पे गुड्स लेके जाने के लिए C&F एजेंट वो एग्जामाइन करेंगे गुड्स बराबर है कि नहीं। एंड लास्ट लोडिंग ऑफ गुड्स आफ्टर एग्जामाइन, एक बार एग्जामिनेशन हो गया, गुड्स CE कस्टम एग्जामिनर इशू करता है, अंडरलाइन करो, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। तुमको पूछा जाएगा कि एक बार गुड्स का एग्जामिनेशन हो गया तो कस्टम ऑफिसर, कस्टम एग्जामिनर कौन सा ऑर्डर इशू करता है? अंडरलाइन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। देन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट देन ऑब्टेन लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम कस्टम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर, CPO, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। द गुड्स आर देन लोडेड ऑन शिप फॉर विच क्या मेड्स रिसीट इज ऑब्टेन। द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अप्रोच शिपिंग कंपनीज एंड ऑब्टेन व्हाट? बिल ऑफ लैडिंग। तो सर कुछ अंडरलाइन कीजिए, एक बिल ऑफ लैडिंग था, फिर एक था लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, और एक क्या था? लेट शिप ऑर्डर। तो आफ्टर एग्जामाइनिंग कस्टम एग्जामिनर क्या इशू करता है? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। क्लियरिंग एंड जो फॉरवर्डिंग एजेंट है वो उसको क्या मिल जाता है सर? लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर। एंड डेफिनेटली लास्ट में वो कौन सा कंपनी से सर्टिफिकेट लेता है, बिल लेता है? बिल ऑफ लैडिंग। दैट्स इट सर। अब आपने 3 पॉइंट खत्म कर दिए बेटा। चौथा एकदम सिंपल पॉइंट है D, पोस्ट शिपमेंट। एक बार गुड्स चले गए, लोड कर दिया, अब गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो क्या क्या बातें फास्ट में पढ़ लेते हैं। शिपमेंट एडवाइस, एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द डिस्पैच ऑफ गुड्स। आपने जैसे ही आपके इंडिया से गुड्स बाहर भेज दिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपने इंडिया से गुड्स बाहर भेज दिए तो एक्सपोर्टर ने क्या करना है?
शिपमेंट एडवाइस भेजनी है, किसको सर? इंपोर्टर को। ध्यान से देखो, लर्न कर लो मेरे साथ। विच एडवाइस? शिपमेंट एडवाइस। द एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू इंपोर्टर, उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि हमने हमारे गुड्स क्या कर दिए? डिस्पैच, मतलब यहां से छोड़ दिए हैं। ही ऑल्सो सेंड कॉपी ऑफ पैकिंग लिस्ट, commercial invoice and non-negotiable copy of bill of lading along with advice letter। और उसके साथ क्या क्या भेजता है सर? वो ये भेजता है कि मैंने क्या क्या चीजें आपको फॉरवर्ड की है। बिल ऑफ लेडिंग भी दे देता है कि सर ये देखो सारी चीजें आपने जो जो मांगा था वो सब हमने क्या किया हुआ है? प्रोवाइड किया है। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। The exporter submit all necessary document to bank for negotiation and realization of export proceed। तो वो एक्सपोर्टर क्या करेगा? इंपोर्टर की बैंक को सारे डॉक्यूमेंट्स देगा कि देखो सर जो जो गुड्स सर ने मंगाए थे इंपोर्टर ने वो सारे हमने भेज दिए हैं, तो कृपया हमारा पेमेंट रिलीज कर दे। ठीक है। Realization of export incentive. The exporter make arrangement to obtain export incentive from concerned authority। Export incentive मतलब क्या सर? हर सरकार ये चाहती है कि उसका देश ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करे? एक्सपोर्ट करे। क्योंकि सर भारत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत का बढ़े, डॉलर में हमारे पास ज्यादा पैसे आए, क्योंकि हमको जब ऑयल खरीदना रहता ना बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करना रहता तो उन्हें डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता है। तो कंट्री क्या करती है? जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव्स देती है। तो आपने अगर गुड्स भेजे ना तो आपसे थोड़ा बहुत टैक्स लेगा, लेकिन हो सकता है बाद में रिफंड कर दे। तो इंसेंटिव्स के बारे में कंसर्न अथॉरिटी से बात कीजिए। द इंसेंटिव्स इंक्लूड ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ जीएसटी। अगर पेड किया तो पहले तो वो ले लेते, बाद में वो रिफंड करते। एहसास होना चाहिए ना, फुकट में दिया तो सब लोग मान जाते। अभी हमने आपसे पहले पैसे लिया, बाद में रिफंड किया, बोला देखो हम इंसेंटिव देते, कितना अच्छे हम लोग। खत्म। एंड लास्ट पॉइंट सर, फॉलो अप लो। ये तो एकदम सिंपल था। एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायर रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड्स। सर एक बार देखो कि वो बायर को अच्छे लगे नहीं लगे वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसे करके आपने बेटा ये सारी चीजें समझी। मेन सेकेंड स्टेज था, बहुत सारी बातें थी। शिपमेंट देखो, लास्ट में तो पोस्ट शिपमेंट क्या है? एडवाइस, शिपमेंट एडवाइस भेजो, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव, फॉलो अप लो, सिंपल था। सेकेंड लास्ट स्टेज क्या है? शिपमेंट स्टेज, प्रोसेसिंग, एग्जामिनेशन और गुड्स को लोड कर दो। सबसे ज्यादा पॉइंट कहा था? प्री शिपमेंट में। और पहला तो सिंपल था, रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट एजेंट। अगर आपको पूछा एक्सपोर्ट ट्रेड के क्या बताइए प्रोसीजर, तो 4 बातें याद रखने की। प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज, पोस्ट शिपमेंट स्टेज। खत्म। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट खत्म। 4 रजिस्ट्रेशन, प्री शिपमेंट, ओनली शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट। खत्म सर, डन। दोस्तों आई होप तुमको थोड़ा बहुत समझा रहेगा, ये पॉइंट मेरे साथ पढ़ के हो गया होगा। आगे के वीडियोस भी आएंगे, तब तक आप अपने दोस्तों तक ये चीज़ें शेयर करते रहिए। नासिक में अपना क्लास है, अगर आपको आप विजिट करना डेफिनेटली आप आ सकते हो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय